हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण। आज हम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, आज भी हम बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की ही चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यह जाना कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत में थॉर्नडाइक का नाम सबसे ऊपर आता है। बहुकारक सिद्धांत में थॉर्नडाइक का सिद्धांत अब तक का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाने लगा है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों में इस श्रेणी में एक दूसरे सिद्धांत, जिसे गिलफोर्ड ने प्रतिपादित किया है, पर अधिक ध्यान देने लगे। गिलफोर्ड ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1967 ईस्वी में किया। गिलफोर्ड के इस सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत या 3 डायमेंशनल थ्योरी या बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। गिलफोर्ड का यह सिद्धांत थर्स्टन, थॉर्नडाइक तथा स्पीयरमैन के सिद्धांत से बहुत ही अलग है। गिलफोर्ड का कहना था कि बुद्धि के सभी तत्वों को 3 भागों में सुसज्जित किया जा सकता है, और ये 3 विमाएं जो हैं वो हैं, पहला संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा उत्पादन। इन्हीं 3 डायमेंशन के अंतर्गत ही उन्होंने अपने बुद्धि के सिद्धांत की चर्चा की। अब हम इन तीनों विमाओं की चर्चा करते हैं और तीनों डायमेंशंस को जानते हैं कि ये क्या है। संक्रिया पहला हमारा पॉइंट है। संक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले मानसिक प्रक्रियाओं के स्वरूप से होता है। दिए गए कार्य को करने में व्यक्ति द्वारा की गई मानसिक क्रियाओं का स्वरूप क्या है, इसकी ही व्याख्या संक्रिया में होती है। गिलफोर्ड ने संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को 6 भागों में बांटा है। पहला मूल्यांकन, दूसरा अभिसारी चिंतन, तीसरा अपसारी चिंतन, चौथा स्मृति धारण, पांचवा स्मृति लेखन तथा छठा संज्ञान है। एक उदाहरण से इसे बहुत अच्छी तरह से हम जान सकते हैं। मान लिया कि किसी व्यक्ति को सहशिक्षा के गुण दोषों को बतलाए हुए एक छोटा सा लेख लिखने को कहा जाता है। इस उदाहरण में उपयुक्त 6 मानसिक प्रक्रियाओं में से मूल्यांकन की संक्रिया होते पाई जाएगी, क्योंकि उसी तरह से यदि किसी व्यक्ति को ईंट का असाधारण प्रयोग बतलाने को कहा जाएगा, तो इस 6 में से कौन सी संक्रिया का उपयोग ज़्यादातर हो सकता है। निश्चित रूप से इस अवस्था में होने वाली संक्रिया को अपसारी चिंतन कहा जाता है। इस तरह से हमने जाना कि संक्रिया क्या है और संक्रिया के कार्य क्या हैं। अब हम इसके दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं, विषय वस्तु। इस बीमा से तात्पर्य उस क्षेत्र से होता है जिनके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती हैं। गिलफोर्ड के अनुसार ऐसे एकांशों या सूचनाओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहला दृष्टि,
दूसरा स्वर्ण, तीसरा सांकेतिक, चौथा शाब्दिक तथा पांचवा व्यवहार परक। अब हम अगर इसको उदाहरण के तौर पर जानें, जिसमें मूल्यांकन की संक्रिया या अपसारित चिंतन की संक्रिया सम्मिलित थी कि विषय वस्तु स्पष्ट रूप से शाब्दिक श्रेणी की थी। ऐसा भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम इसे जानते हैं, जिसमें मूल्यांकन की संक्रिया तथा अपसारित चिंतन की संक्रिया सम्मिलित थी कि विषय वस्तु स्पष्ट रूप से शाब्दिक श्रेणी की थी। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति की दी गई सूचनाओं एवं एकांश जिनके आधार पर उसे कोई संक्रिया करनी है, शाब्दिक न होकर चित्र भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में विषय वस्तु का स्वरूप आकृतिक हो जाएगा। तो ये थी विषय वस्तु के बारे में जानकारी। अब हमारा तीसरा पॉइंट है उत्पादन। उत्पादन इससे क्या तात्पर्य है? किसी भी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा किए गई संक्रिया के परिणाम से होता है। इस तरह के परिणाम को गिलफोर्ड ने 6 भागों में बांटा है, जो इस प्रकार है: इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियां, रूपांतरण तथा आशय। ऊपर के उदाहरण में हमने देखा कि ईंट का असाधारण प्रयोग के रूप में बताए गए उत्तरों को उत्पादन की विशेष श्रेणी अर्थात संबंध उत्पादन की श्रेणी में रखा जाएगा। ये था उत्पादन का उदाहरण। इस तरह से यह स्पष्ट है कि गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में बुद्धि की व्याख्या में 3 डायमेंशन को मुख्य माना और इसी के आधार पर बुद्धि की व्याख्या की। और इन तीनों डायमेंशंस के अंदर कई कारक हैं, जैसे कि संक्रिया में 6 कारक, विषय वस्तु में 5 कारक तथा उत्पादन में 6 कारक। इस तरह गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि में कुल मिलाकर 180 कारक होते हैं। गिलफोर्ड के इस सिद्धांत से यह पता चलता है कि बुद्धि के विकास में इन तीनों डायमेंशंस का ही योगदान होता है। पर फिर भी गिलफोर्ड के इस सिद्धांत की आलोचनाएं हुई और इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए फेयर्स ने कहा कि गिलफोर्ड का सिद्धांत वास्तव में एक सिद्धांत के रूप में लगता ही नहीं है, बल्कि उसे एक बुद्धि का वर्गीकरण करने का पद्धति कहा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, उचित होगा। ब्रैडी ने भी इस पूरे सिद्धांत की विवेचना की और यह देखा कि गिलफोर्ड द्वारा बताए गए अलग अलग कारक संरचनाएं पूरी तरह से अस्पष्ट नहीं दिखते, तो इसलिए इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचनाएं भी हुई हैं। पर फिर भी यह बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत में अपना एक स्थान रखता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।